हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सक्सेना। वेलकम बैक टू आवर लेक्चर्स। हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री की बात। ओके, तो हम लोगों ने अब तक 2 पॉइंट कवर कर लिए सरफेस केमिस्ट्री के। बेसिकली आप सभी को समझ गए कि सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। उसके बाद हमने 2 टर्म्स देखे। 2 टर्म्स में से पहला टर्म था हमारा एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने डिटेल में देखा। सेकेंड टर्म हमने देखा एडजॉर्प्शन। ओके, तो ये 2 टर्म समझने के बाद अब हमें समझ गया है कि एब्जॉर्प्शन में क्या प्रोसेस होता है एंड एडजॉर्प्शन में क्या प्रोसेस होता है। तो अब हम आ जाते हैं उन दोनों टर्म्स के डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हम टर्म्स के डिफरेंस, मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि दोनों टर्म हमने कवर कर लिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ओके, तो सबसे पहले इसके मतलब से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं या उसके मीनिंग से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आएगा एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन का। मैं पहले एग्जांपल लिख लेता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या बात की थी एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में मैंने बात की थी स्पंज इन वाटर, तो सबसे सिंपल एग्जांपल स्पंज इन वाटर। एंड एडजॉर्प्शन में मैंने बात की थी, किसकी बात की थी मैंने, चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, और या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो वाटर ऑन सिलिका जेल। मैं बोल देता हूं वाटर ऑन सिलिका जेल। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट, ये दोनों एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से हम लोग इन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि यहां पर लिखा है मैंने स्पंज इन वाटर या फिर वाटर इन स्पंज, एक्चुअली उल्टा हो गया, ये स्पंज इन वाटर होना चाहिए कि वाटर इन स्पंज, बट हम स्पंज को जब पानी में डालते हैं तभी वो प्रोसेस होता है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं वाटर इन स्पंज। वाटर इन स्पंज में क्या होगा कि जब स्पंज को हम पानी में डालेंगे, इसलिए मैंने स्पंज इन वाटर लिख दिया था। तो स्पंज को जब हम पानी में डालेंगे तो पानी यूनिफॉर्मली पूरे स्पंज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला पॉइंट आएगा एब्जॉर्प्शन का कि इन दिस प्रोसेस वन पार्टिकल ऑफ वन मैटर, मतलब स्पंज वाटर के पार्टिकल स्पंज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसलिए यहां पर आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। बट अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन, सरफेस केमिस्ट्री है, तो यहां पर वाटर सिलिका जेल के सिर्फ सरफेस पर ही अट्रैक्ट होगा, सरफेस पर ही एडजॉर्ब होगा। इस वजह से यहां पर क्या होगा, only it will distribute only in the surface, so water will get adsorb on only surface, so this is only at the surface पे ही होगा। या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एट द सरफेस। मैं बोल सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन that is only at the surface, मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सिलिका के सिर्फ सरफेस पर ही आने वाले हैं, बाकी जगह पर नहीं आने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद में अगर हम और डिटेल में बात करते हैं इसी पॉइंट को, मैं अगर साइंटिफिक वर्ड से कहूंगा तो ये जो फेनोमेनन है, ये जो फेनोमेनन एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेनन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बल्क प्रोसेस, क्योंकि ये जो हो रहा है वो बल्क के सिस्टम में हो रहा है। मैंने बल्क और इंटरफेस का मतलब बताया था। बल्क का मतलब होता है जहां पर सारे पार्टिकल्स होते हैं, और इंटरफेस मतलब दो बल्क सरफेस के बीच में जो सरफेस होगा उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, इट इज अ सरफेस प्रोसेस और इंटरफेस प्रोसेस, और प्रोसेस की जगह आप फेनोमेनन भी लिख सकते हो। तो बल्क प्रोसेस एंड सरफेस प्रोसेस, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि ये डेफिनेशन में ही हम समझ चुके थे। बट अगर हम इससे डिटेल में बात करें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जब हम स्पंज में
या पानी को जब हम स्पंज डालते हैं, पानी में जब हम स्पंज अगर डाल दें तो वो पानी यूनिफॉर्मली धीरे धीरे पूरे स्पंज में फैल जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक कॉर्नर में आया फिर बाकी कॉर्नर में बाद में आया, मतलब ऐसा उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब पहले फास्ट स्लो ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब रेट मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है स्पंज में वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अब जैसे अगर ये कंटेनर है, यहाँ पर मैंने स्पंज डाल दिया तो वाटर के पार्टिकल्स है तो यूनिफॉर्मली पूरे जगह से अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले सिर्फ यहाँ पे गए फिर यहाँ से यहाँ, धीरे धीरे पूरे ऑटोमेटिक पूरे स्पंज में फैल जाएंगे और यूनिफॉर्मली फैलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होगा। अगर उसके साथ वाटर में के अंदर है वो तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेट इज यूनिफॉर्म। बट अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, सोचो थोड़ा सा बेटा कि एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर सपोज वाटर है पूरा और यहाँ पर मैं सिलिका जेल डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिलिका जेल रख रहा हूँ या फिर ओके सिलिका जेल का क्यूब रख रहा हूँ, क्या होगा, सिलिका जेल रख रहा हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले ये जो पार्टिकल्स है क्या हो गए, ये सबसे पहले ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पर जाएंगे, तो जहाँ जो सरफेस पास में उधर आएगा तो व्हाट विल हैपन, जैसे ये यूनिफॉर्म रेट था कि स्टार्ट टू एंड यूनिफॉर्म रहेगा, बट एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इट इज रेट इज नॉन यूनिफॉर्म, बट नॉन यूनिफॉर्म कैसे कहा मैंने, नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहा मैंने इसको, तो नॉन यूनिफॉर्म कहने के लिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब प्रोसेस पे क्या हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए। एड्जॉर्प्शन आप लोगों को पता है कि एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन, मतलब सबसे पहले सरफेस पे आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पर हमारे पास में सिलिका जेल है, चलो ये सिलिका जेल है सपोज, दिस इज सिलिका जेल, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर है, दिस इज मॉइस्चर, तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर सिलिका जेल के पास आएंगे, तो सपोज दिस वन इज द सरफेस ऑफ सिलिका, ओके, तो ये एक मॉलिक्यूल आ गया, फिर ऐसे करते करते दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, थर्ड फोर्थ, ऐसे करते करते सारे सरफेस अगर फिल हो गया, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इन बिगिनिंग इट इज वेरी फास्ट, इन बिगिनिंग इट इज फास्ट, बट जैसे ही सरफेस फिल हो गया पूरा, अगर सरफेस पैक हो गया, देख हमने कहा है कि एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन, तो अगर एड्जॉर्प्शन अगर पूरा फिल हो गया, सरफेस पूरा फिल हो गया, तो फिर वो पार्टिकल जाएगा कहाँ, तो एड्जॉर्प्शन रुक जाएगा वहां पर, तो इट विल हैपन, रेट इज नॉन यूनिफॉर्म की कहा, बिकॉज इन बिगिनिंग इट इज फास्ट, लेटर इट डिक्रीजेस, मतलब सरफेस फिल होने के बाद उसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि क्या होता है, बट राइट नाउ इतना डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एब्जॉर्प्शन है तो पानी स्पंज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा जब तक पूरी जगह फिल नहीं होती, और मैक्सिमम इट विल पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट एब्जॉर्प्शन में पहले स्टार्टिंग में वो फास्टली एब्जॉर्ब होगा, इट विल बी सरफेस पर आएगा एब्जॉर्ब, और जब सरफेस पूरा पैक हो जाएगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा, इसलिए रेट इज नॉन यूनिफॉर्म, इन बिगिनिंग इट इज फास्ट एंड लेटर इट डिक्रीजेस। ये पॉइंट क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेट से रिलेटेड कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, देखना अगर हम स्पंज को पानी में डाल दें या चौक को पानी में डाल दें, मैंने कहा था कि चौक को जब हम पानी में डालेंगे तो चौक को आपको घंटों रखना पड़ेगा, मतलब बहुत देर तक पानी में रखना पड़ेगा, तब जाकर पूरा चौक में पानी फिल हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है इट इज अ स्लो प्रोसेस, याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन इज अ स्लो प्रोसेस एंड एडजॉर्प्शन, आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा कि एडजॉर्प्शन यूज करके हम कैटलिसिस यूज करते हैं, और आपको पता है कि कैटलिस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, मतलब एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है इट इज अ फास्ट प्रोसेस, मतलब ये एक फास्ट प्रोसेस है क्योंकि ये एक केमिकल प्रोसेस है। अगेन बोथ आर केमिकल प्रोसेस, बट इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसलिए ये स्लोली होगा डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, बट एडजॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस में ही होगा, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की वजह से होगा, इस वजह से एडजॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है। क्लियर? तो ये सभी पॉइंट बेसिक है। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट की मैंने बात करता हूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
यहाँ पर हम थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, डरो मत, हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स एब्जॉर्प्शन पर वर्क करता है। बट राइट नाउ डिफरेंस लिखने के लिए मैं बात करता हूं कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है इसमें न तो हीट रिलीज होती है ना तो हीट एंटर करती है। दैट मीन्स कि उस प्रोसेस में हीट रिलीज भी नहीं हो रही और एंटर भी नहीं कर रही, मतलब वो प्रोसेस नाइदर एक्सोथर्मिक है नॉर एंडोथर्मिक। मीन्स इन दिस प्रोसेस इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज करना और एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, इसमें ना तो हीट रिलीज होती है ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। बट अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज अ हीट रिलीजिंग प्रोसेस, मतलब उसमें एनर्जी बाहर रिलीज होती है। जिस प्रोसेस में एनर्जी बाहर रिलीज होती है इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाता है ये, एक्सोथर्मिक। आप सभी ने 10th क्लास तक पढ़ा है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंस बन गए हैं। एक बार आप ध्यान से समझ ले, ये जो डिफरेंस है इसको हम डिटेल में देखने वाले कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। डोंट वरी, हम इसे डिस्कस करेंगे अगेन। तो अब मैं वापस इसको रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहला अब डिफरेंस में ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस मैंने बोला कि वाटर इज, मतलब जब हम एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर कि स्पंज को जब हम पानी में डालते हैं। दूसरा मैंने ले लिया सिलिका जेल, पानी जब सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब होगा तब। तो ये प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि सरफेस पर ही एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड ये बल्क प्रोसेस है, ये सरफेस प्रोसेस है। दिस इज रेट इज यूनिफॉर्म, जो इसका रेट होता है वो यूनिफॉर्म रेट पर प्रोसेस होता है और ये रेट होता है रेट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है। अगेन एब्जॉर्प्शन नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक एंड एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बिकॉज क्यों एक्सोथर्मिक है, बिकॉज उसमें हीट रिलीज हो रही है। क्लियर, अगेन अगर हम एक और पॉइंट अगर इसमें ऐड कर दे, देखिए कि ये प्रोसेस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये प्रोसेस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन है उस पे वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। अगर सरफेस छोटा हो बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्पंज छोटा हो या बड़ा हो एब्जॉर्प्शन होने वाला है, बराबर एब्जॉर्प्शन होने वाला। लेकिन अगर छोटा सरफेस, सिलिका जेल मैंने थोड़ा छोटा सरफेस ले लिया तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। समझ में आ रहा है, मीन्स एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अगर हम एक और पॉइंट ऐड कर दें तो दिस एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एंड दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस। पहले ही एक्चुअली हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, ये सरफेस फेनोमेनन। बट अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंसी कि एब्जॉर्प्शन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस ट्रायंगुलर हो सर्कुलर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरफेस सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो या स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन में स्फेरिकल होने पर अलग एब्जॉर्प्शन, रेक्टेंगुलर, बिकॉज सरफेस एरिया पर वो डिपेंड कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज बोर्ड्स के लिए एंड कॉम्पिटिटिव के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा कि सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसके वजह से आपको सारी डिटेल्स थ्योरेटिकल आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से आपको ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल वे से समझ में आना चाहिए। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। सो विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट लाइक अबाउट, अब हमने दो टर्म देख लिए, दो टर्म हमारे देख के हो गए, मतलब एब्जॉर्प्शन हमारा देख के हुआ, एड्जॉर्प्शन देख के हुआ, इन दोनों का हमने डिफरेंस भी देख लिया। शायद मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन। बट आपका क्वेश्चन होगा सर एब्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन हमेशा साथ में ही होते हैं या अलग अलग होते हैं या कभी साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो उसका आंसर मैं अभी देने जा रहा हूं कि हमारा नेक्स्ट टर्म है सॉर्प्शन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इज सॉर्प्शन। ये हमारा नेक्स्ट टर्म है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब हमारे अब तक दो टर्म हुए हैं, पहला टर्म एब्जॉर्प्शन, दूसरा टर्म एड्जॉर्प्शन। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड टर्म के बारे में बात करने, सॉर्प्शन।
बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का मिक्सचर है। मतलब कभी भी द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption takes place simultaneously। मतलब अगर कोई प्रोसेस या कोई सिस्टम में एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होंगे, हमने अब तक दोनों अलग अलग पढ़ा, एक पानी स्पंज में चला गया वो एब्जॉर्प्शन, पानी सिलिका जेल के सरफेस पे चला गया वो एडजॉर्प्शन। बट अगर दोनों प्रोसेस साथ में होती है, मतलब एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तब क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल, अगर हम किसी कपड़े को कलर करते हैं, मतलब मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने कलर ले लिया, डाई ले लिया, जिसको हम कहते हैं डाइंग ऑफ क्लॉथ। ये डाई ले लिया, बट प्रोसेस का नाम है डाइंग ऑफ क्लॉथ। डाइंग ऑफ क्लॉथ मतलब क्लॉथ की मृत्यु नहीं कहा है, डाइंग मतलब मर जाना होता है, लेकिन क्लॉथ मरेगा तो नहीं ना, क्लॉथ इज नॉन लिविंग। तो डाइंग ऑफ क्लॉथ मतलब क्लॉथ को कलरफुल किया। मेरे पास एक व्हाइट क्लॉथ है, या चलो ये व्हाइट क्लॉथ है, अगर मैं ले लेता हूँ, इसमें एक व्हाइट क्लॉथ है, उसको मुझे कलर करना है, रेड कलर करना है। तो अगर उसे मुझे कलर करना है पूरा, तो मुझे कलर सिर्फ अंदर में करना है, मतलब कपड़े के अंदर तक कलर जाना चाहिए कि कपड़े के बाहर? मतलब सिर्फ मैंने कपड़ा ले लिया ऐसा, उसका सिर्फ अंदर से वो रेड हो गया, सपोज अंदर से रेड हो गया, और बाहर की जो लेयर है वो वाइट दिख रही है, वैसा चाहिए। या पूरा हमारा जो कपड़ा है वो पूरा रेड होना चाहिए, या जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर। तो इसमें हमारा आउटर सरफेस भी रेड होना चाहिए और इनसाइड से भी रेड होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने? एग्जांपल, डाइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ को मुझे कलरफुल करना है, व्हाइट कपड़ा है मेरे पास, मुझे उसको कलरफुल करना है, तो मैंने उसको डाई में डाल दिया। डाई में अगर मैं उसको फिल कर रहा हूं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अंदर, उसके अंदर कलर जाना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एब्जॉर्प्शन रहता, तो कलर सिर्फ उसके अंदर चले जाता। अगर एब्जॉर्प्शन मतलब, अगर मैं इसको दो एग्जाम्पल से बोल देता, अगर ये एब्जॉर्प्शन होता तो क्या होता? कपड़ा सिर्फ अंदर से रेड हो जाता, बाहर से वो व्हाइट रहता, अंदर से रेड बाहर से व्हाइट। बट अगर ये मैं इसको एडजॉर्प्शन बोलता, अगर ये प्रोसेस एडजॉर्प्शन होती, तो क्या होता है? यहाँ पर एडजॉर्प्शन में कपड़ा बाहर से रेड हो जाता, लेकिन अंदर से व्हाइट रह जाता, तो हमारे काम का है क्या? नहीं काम का है। 2 in 1 कपड़ा हमें नहीं पसंद आता, ये नहीं चलेंगे। हमें चाहिए कि बाहर से भी रेड होना चाहिए या कलरफुल होना चाहिए, और अंदर से भी कलरफुल होना चाहिए। इसके लिए दोनों प्रोसेस मतलब एडजॉर्प्शन भी होना चाहिए और एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? हम उसको कहते हैं सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? सॉर्प्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों साथ में हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्प्शन। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है। एब्जॉर्प्शन आपको समझा है, एब्जॉर्प्शन आपको समझा है, तो सॉर्प्शन भी आपको समझ गया होगा। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, डाइंग ऑफ क्लॉथ है, और भी बहुत एग्जांपल है, बट नॉर्मली सॉर्प्शन ही होता है, एब्जॉर्प्शन हो या एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन जहां भी होगा वहां पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हमारे चैप्टर में हम सॉर्प्शन के बारे में ज्यादा वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम मोस्टली एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम इसके बाद वाले टर्म में। बस इसको एक बार मैं एक डायग्राम में कंपेयर कर लेता हूं तीनों को, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन को। तो बेटा आप लोग इसको नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे? याद रखो कि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आपके पास नोट्स है, बट जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते चलिए, तो सो दैट आपको जब रिवीजन करना हो तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद आ जाएगा। सबसे पहला टर्म हमने देखा था एब्जॉर्प्शन, दूसरा टर्म है हमारे पास में एडजॉर्प्शन, एंड थर्ड टर्म है हमारे पास सॉर्प्शन। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली हाउ विल रिप्रेजेंट इट, कि मैं बस पहले सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, एंड बॉडी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी दूसरा पार्टिकल है, सपोज ब्लैक से दूसरा पार्टिकल, तो वो यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब पूरे पार्टिकल में सब तरफ मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक कॉर्नर में मिला दूसरे कॉर्नर में नहीं मिला। तो इसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन पार्टिकल इनसाइड अदर। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, ओनली कॉन्सेंट्रेशन एट द सरफेस, मतलब सिर्फ सरफेस पर ही कॉन्सेंट्रेशन आएगा।
क्लियर है, अंदर नहीं जाने वाला है ये, अगर अंदर चला गया तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और सॉर्प्शन में क्या होगा कि वो सरफेस पे तो रहेगा ही, मतलब एब्जॉर्प्शन भी होगा उसमें, एंड एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के साथ में इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। मतलब दिस वन इज टोटली अंदर से भी और बाहर से भी, मतलब यहाँ पर तो कमाल ही हो गया कि वो बाहर से भी हो रहा है अंदर से भी, इसमें सिर्फ अंदर से होगा, अंदर का कमाल कर रहा है या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सिर्फ बाहर का कमाल कर रहा है और सॉर्प्शन दोनों कमाल कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन समझ गए। अब हमने देखा कि एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के अंदर घुस रहे हैं या उसके सरफेस पे जा रहे हैं या दोनों हो रहा है। बट सर इसका उल्टा भी तो कभी होता होगा, जैसे अब ये अंदर पार्टिकल चले गए, अंदर की वाली बात हो भी गई, तो बाहर भी तो आते होंगे ना सर, कभी अंदर जाने के बाद बाहर भी निकलता है ना। तो व्हाट विल हैपन हियर, तो नेक्स्ट टर्म इज डिसऑर्प्शन, नेक्स्ट टर्म इज डिसऑर्प्शन। जैसे कि अंदर जाने की बात कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन में अंदर गया, सॉर्प्शन में अंदर गया, एडसॉर्प्शन में सरफेस पे गया, तो डिसऑर्प्शन में क्या होगा कि जो भी पार्टिकल एडसॉर्ब हो गए वो बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये एग्जांपल में से अगर ये पार्टिकल बाहर निकल जाता है, द प्रोसेस इन विच adsorbed particles comes out of the surface, comes out from the surface, मतलब सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। द प्रोसेस इन विच एडसॉर्ब, जो पार्टिकल एडसॉर्ब हो गए थे वो बाहर निकल जाए, दैट इज इट इज कॉल्ड एज, द सरफेस इज कॉल्ड एज डिसऑर्प्शन। याद रखना है डिसऑर्प्शन अगर वर्ड कहीं पर भी यूज करते हैं तो एडसॉर्प्शन मतलब सॉर्प्शन का उल्टा डिसऑर्प्शन बोल सकते हो कि अगर सरफेस पे पार्टिकल है वो पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डिसऑर्प्शन। तीनों पॉइंट, अब 4 टर्म हो गए आपके पास में। पहले दिन एब्जॉर्प्शन बताया, दूसरे दिन एडसॉर्प्शन बताया, तीसरे दिन सॉर्प्शन बताया, आज के दिन सॉर्प्शन बताया, और आज तीनों को एक साथ बता दिया कि एब्जॉर्प्शन में एक पार्टिकल मतलब ये ब्लैक वाले पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर चले गए, दूसरे मैटर के सरफेस के अंदर, मतलब बल्क फेज में चले गए, ये बल्क फेनोमेनन हो गया, ये सरफेस पर ही हो गया सरफेस फेनोमेनन। एंड लास्टली सॉर्प्शन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तब सॉर्प्शन की बात हम कर रहे हैं। बट ऐसा भी तो कभी कभी होगा कि एक पार्टिकल एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाने के बाद बाहर भी तो निकलेगा, तो यहां पर डिसऑर्प्शन हो रहा है। डिसऑर्प्शन में एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस से जब बाहर निकल जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डिसऑर्प्शन। क्लियर है यहां तक के? तो इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा, और दैट इज अबाउट लाइक जो हमारा मेन पॉइंट है कि अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम एडसॉर्प्शन पढ़ लिए, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिए, सॉर्प्शन पढ़ लिए, तो हमारा ये सब जो एडसॉर्प्शन है हमारा मेन, इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा इसके बारे में बात करें। आने वाले सभी टॉपिक में हम एडसॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे या डिसऑर्प्शन के बारे में बात करेंगे। तो एडसॉर्प्शन जो है सर वो होता क्यों है, मतलब सरफेस के पे पार्टिकल चिपकते क्यों है, तो वो टॉपिक डिस्कस करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हम वो टॉपिक नेक्स्ट मतलब आने वाले वीडियो में मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर वो प्रोसेस होता क्यों है। ओके, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है।